तो बेटा कल हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट किया था और सभी बच्चों ने उसको कैलकुलेट किया होगा। और आज हम लोग उसमें जो क्वेश्चंस फंस रहे थे, जैसे कुछ बच्चे नहीं सॉल्व कर रहे थे, तो उन क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करना बताएंगे। एक आपको एक रिलेशन डिस्कस करेंगे, उस रिलेशन को डिस्कस करने के बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन ये था, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज 0.90 इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4, फाइंड इट्स मोलालिटी। तो इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे नहीं कर पाए होंगे, बाकी ऊपर वाले सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए होंगे और सबके सॉल्व हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान देंगे। 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले हम क्या करते हैं, एक रिलेशन डिस्कस कर लेते हैं। उस रिलेशन को डिस्कस करने से ये होगा कि आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे आप सब लोग इधर ध्यान दो, जैसे कि हमने क्या किया कि एक सोल्यूशन है, कोई भी एक सोल्यूशन है, ठीक है बेटा, ए सोल्यूशन है, उसमें 2 कंपोनेंट है A प्लस B, ठीक, ये 2 कंपोनेंट है, जिसमें मोल फ्रैक्शन जो A का है, A का मोल फ्रैक्शन है XA A का मोल फ्रैक्शन है, और B का मोल फ्रैक्शन है XB, ठीक, ये दोनों का मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन दोनों के ये हो गए, सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट थे और ये उनके क्या है, मोल फ्रैक्शन है। अब आप इन दोनों में अगर रिलेशन निकाल लेते हो किसी तरीके से, तो आपका क्वेश्चन वो वाला बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है इन दोनों का मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है। वहां से ये बहुत आसान हो जाएगा। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। तो आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अगर हम XA निकालें तो XA बराबर क्या हो जाएगा, मोल ऑफ NA, तो NA हो गया, NA इसके मोल है A के, तो NA के मोल अपान इसके नीचे हम लिख देते हैं टोटल मोल, क्या लिख देते हैं, अपान टोटल मोल, ये हो गया। इसी प्रकार सेम वे अगर हम XB निकालें, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अगर हम XB निकालें तो XB क्या होगा, XB निकालने के लिए यही हो जाएगा NB अपान टोटल मोल। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब एक बात ये समझो कि अगर A हमारा सल्यूट है, A हमारा सल्यूट है और B क्या है, सॉल्वेंट है, तो अगर हमें यहां से बताना क्या पड़े बेटा, अगर आपको यहां से मोलालिटी बताना पड़े, मोलालिटी, तो मोलालिटी का एक जनरल फार्मूला, पहले तो एक इक्वेशन बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट अपान सेकेंड कर देते हैं। तो फर्स्ट अपान सेकेंड में क्या होगा, XA अपान XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, XA अपान XB इक्वल टू हो जाएगा NA अपान टोटल मोल, NA अपान टोटल मोल, ठीक है, इनटू NB अपान टोटल मोल, ऊपर चला गया। तो ये टोटल मोल बेटा जो थे ये कैंसिल हो गए, तो ये XA अपान XB इक्वल टू क्या आ गया, NA अपान NB, ये इक्वेशन हमारी थर्ड हो गई। ठीक है, ये समझ में आई बात या नहीं, इतनी समझ गए बात। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। क्या इतना जब हो गया तो आप ध्यान से समझें कि हमें पता है मोलालिटी का फार्मूला क्या होता है। मोलालिटी होता है मोल ऑफ सल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही तो होता है केजी में। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करें, ये ग्राम में हो सॉल्वेंट, तो 1000 से डिवाइड करो, तो ये तो हो गया मोल। अब ये मोल ऑफ सल्यूट हो गया, ये हो गया मोल ऑफ सल्यूट, ठीक है, ये हो गया बेटा मोल ऑफ सल्यूट अपान, अब मास ऑफ सॉल्वेंट है जो मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये जो सॉल्वेंट का मास है बेटा ये ग्राम में लिखा है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 1000 से डिवाइड जो हमने किया है, ये नीचे न जाकर ये कहां चला जाएगा, ये ऊपर 1000 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड हो गया। अब एक बात समझो, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन डिस्कस कर रहे हैं, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1000। अब आप समझिए कि मास जो है, अगर आपको मास दिया है, इसको मोल में कन्वर्ट करना पड़े, तो मास अपन मॉलिक्यूलर मास मोल हो जाता है कि नहीं। तो जैसे मान लिए अगर ये मास है, इसको मॉलिक्यूलर मास से हमने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी कर दें, दोनों काम कर दें,
तो इस पूरे की जगह पर हम मोल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यही काम करने वाले हैं। समझो, जैसे ये मास है, इसको अगर मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई भी कर दें, तो दोनों मैथमेटिकली भी बात सेम रही, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। तो यही हम यहाँ पर करने वाले हैं। गर्मी बहुत है भाई, फैन भी ऑन नहीं कर सकते। फैन ऑन करने का मतलब है कि फिर उसकी साउंड जो है वो आवाज आने लगती है माइक में, इसीलिए ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं। चलो ध्यान दो, तो क्या करना है, मोलैलिटी इक्वल टू, अब यहां पर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास की जगह पर अगर हम मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, इसी का सॉल्वेंट के मॉलिक्यूलर मास, तो एमएम मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इधर डिवाइड किया, इधर मल्टीप्लाई भी कर दें, एमएम ऑफ सॉल्वेंट लिखा है, इनटू 1000 तो ऊपर है ही है, ये हुआ। तो ये बेटा बताओ पूरा मास अपन मॉलिक्यूलर मास मोल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यहां पर हम क्या लिख दें, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब जो है वो किसके है, मोल ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है उसका, और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू 1000। ठीक, तो अब देखिए, अगर सल्यूट हमारा ए है तो इसके मोल है Na और इसके Nb, तो यहां लिख देंगे Na अपॉन Nb इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू ऊपर 1000 हो गया। ठीक, अब क्या है, इसको अब हम फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड से ये वैल्यू देखो आप, इस वैल्यू में क्या है, Na अपॉन Nb इक्वल टू क्या है, XA अपॉन XB है या नहीं है? तो अब आप उस वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर दो, तो Na है, यहां पर XA हो जाएगा, तो ये हो गया XA अपॉन XB, ठीक है, इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। ठीक, और यहां क्या है, ये मोलैलिटी। ये एक बेटा इंपॉर्टेंट रिलेशन बनकर आया। अब इस रिलेशन को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे और फिर देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बहुत आसानी से लगते चले जाएंगे सीधे, बिना किसी दिक्कत के। तो ये बेटा हमारा रिलेशन बनके आया था फाइनली। अब ये रिलेशन याद रखो, क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन, इसमें 4 नंबर का क्या कहता है क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O is 0.90 in aqueous solution of H2SO4 आपको क्या बताना है, मोलैलिटी बताना है, फाइंड इट्स मोलैलिटी। तो आपको क्या करना है, देखो हमें गिवन है क्या, XH2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना है, 0.90। अब हम क्या करें, यहां से हमें निकालना है XH2SO4, बस ये निकालना पड़ेगा। अब हमको पता है XH2O 2 कंपोनेंट है और दोनों का ऐड कितना आता है, H2SO4, दोनों को जोड़ दें तो 1 आएगा। तो XH2SO4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस XH2O, और कितना हो गया, 1 माइनस 0.90 इज इक्वल टू 0.10। ठीक, और H2O का मॉलिक्यूलर मास, H2O का ये सॉल्वेंट है बेटा H2O, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 18। ठीक, अब आप यहां से वैल्यू पुट कर दो, तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैलिटी XA कितना है, मतलब सल्यूट रखना है, XA ये सल्यूट है बेटा, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, और B जो है ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो क्या करना है, यहां पर कितना है सल्यूट, 0.10 अपान XB कितना है, 0.90 इंटू मॉलिक्यूलर मास 18 इंटू 1000। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हटा, 0 से 0 कैंसिल, और इसको आप सॉल्व करके आंसर ले आएंगे। ठीक है,
तो ये 55.55 अपॉन 9 इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, आंसर आ जाएगा, यही आंसर होगा। इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग अब आगे डिस्कशन करते हैं। चलो बेटा, तो अब हम आगे पढ़ते हैं, ये आप कर लेंगे न्यूमेरिकल, और जो ना लगे वो ग्रुप में हमें बताइएगा, उनको हम फिर से सॉल्व करके आपको भेजेंगे। तो बेटा अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विड सॉल्यूशन। क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन। तो हम सबको पता है लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये बेटा 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है गैस लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा होता है लिक्विड सॉल्यूशन, और एक होता है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। तो बेटा हम इन तीनों सॉल्यूशंस के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक एक करके हमें डिस्कस करना है, यही हमारे सिलेबस में है। और हम सबसे पहले गैस लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और बेटा एक बात बता दें, आज जैसी की जानकारी मिली है, यूपी बोर्ड जो है वो भी अपना सिलेबस लगभग 20 to 30% तक कम करने वाला है। आपको बता दें कि ये अपना सिलेबस 20 to 30% कम करेगा, तो इतने चैप्टर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरे चैप्टर डिलीट कर देगा। ऐसे चैप्टर्स जो आप प्रीवियस ईयर में पढ़ चुके हो, जो पहले पढ़ चुके हो, या जो बेसिक हैं, जिनकी आपको इंफॉर्मेशन पहले मिल चुकी है इजीली, और या जो कह दें कि इतने यूजफुल नहीं है, उनको कम कर दिया जाएगा। हो सकता है उनको पूरी तरीके से हटा दिया जाए। नहीं तो कुछ चैप्टर, जैसे ये चैप्टर है, इसमें से कुछ टॉपिक्स हटा देंगे, यहाँ से कुछ टॉपिक हटा देंगे, यहाँ से कुछ टॉपिक हटा देंगे, यहाँ से कुछ टॉपिक हटा देंगे। इस तरीके से ये सिलेबस कम किया जाएगा और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा। और रही बात जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, ये चैप्टर ऐसा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, ना इससे पहले आपने पढ़ा है। तो ये चैप्टर हटाया नहीं जाएगा, ये चैप्टर तो रहेगा ही रहेगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। बाकी यूपी बोर्ड में आप लोगों को पता है, कुछ भी कैसा भी किया जा सकता है, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, वो प्रशासन अपने हिसाब से करेगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर गैस लिक्विड सॉल्यूशंस की। तो बेटा आपको पता होगा कि जो वाटर होता है, वाटर जैसे रिवर हो, ओशियन हो या पॉन्ड्स हो, इस वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। डिसॉल्व ऑक्सीजन को हम लोग BOD COD के रूप में भी जानते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो ऑक्सीजन डिमांड मतलब डिसॉल्व होती है वाटर के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन हम वाटर की यानी प्योरिटी को भी आइडेंटिफाई करते हैं कि वाटर अच्छा है या बिल्कुल खराब है। दूसरी बात, एक्वेटिक लाइफ उसमें पॉसिबल होगी या नहीं, तो वो ऑक्सीजन डिसॉल्व है, उसी के बेस पर हम लोग बताते हैं। तो जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन डिसॉल्व की गई यानी हुई है नेचर के द्वारा, बाय द नेचुरल सोर्सेज या नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस इफेक्शन के कारण जो ये डिसॉल्व हुई है, उसके कारण ही ये एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि गैसेस भी लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं। जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर वगैरह लेते हैं, उसमें भी आप देखिए कि CO2 डिसॉल्व की जाती है। तो हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द गैसेस आर डिसॉल्व इनटू द लिक्विड एंड गिव गैस लिक्विड सॉल्यूशन। ऑक्सीजन नहीं, लिक्विड। मोस्ट ऑफ द गैसेस आर डिसॉल्व इनटू द लिक्विड एंड गिव लिक्विड गैस लिक्विड सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से वो गैस लिक्विड सॉल्यूशन देंगे। गर्मी बेटा बहुत हो रही है, इसलिए थोड़ा सा टेम्परामेंट चेंज हो रहा है। एनीवेज, कम टू द पॉइंट। तो अगली बात करते हैं। तो हमने यहाँ पर कुछ डेटा लिखा है, वही सब है और कुछ नहीं है, बहुत यानी बेसिक डेटा है, ये आप अपनी कॉपी पर भी नोट करेंगे। क्या है? मोस्ट ऑफ द गैसेज आर जनरली सॉल्युबल इन द लिक्विड एंड गिव गैस लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल क्या है, जैसे O2 सॉल्युबल इन H2O, ऑक्सीजन सॉल्युबल है, विच अलाउ द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ, जो कि एक्वेटिक लाइफ के लिए सर्वाइवल का काम करती है। CO2 और अमोनिया हमसे छिपी नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा हायर अमाउंट में वाटर में सॉल्युबल होती है। तो ये सारी गैसें सॉल्युबल होती हैं। तो
तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड किस पर करती है, तो ये नोट करके आप जरूर लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब कैसे, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये नीचे लिख लेना। अब जैसे एक ये लिक्विड है बेटा, ये लिक्विड है, इसके अंदर एक गैस डिसॉल्व है, ये एक लिक्विड है, इसमें एक्स गैस डिसॉल्व है, एक्स गैस। अब आप बताओ इसको आप कैसे बाहर करोगे, इस गैस को यहां से बिल्कुल इसमें जितनी गैस डिसॉल्व है उसको बाहर निकालना है, तो कौन सी टेक्निक आप यूज करोगे जो ये गैस बाहर निकल जाए। तो बेटा सिंपल सी बात है, हम कह दो कि हम यहां पर हीट कर देंगे इसको। हीट करने पर क्या होता है, जो गैस की सॉल्युबिलिटी का रिड्यूस होती जाती है और डिसॉल्व गैस ये बाहर निकल जाती है। इस तरीके से कभी भी एक एक्सपेरिमेंट आप लोग करेंगे तो उस एक्सपेरिमेंट में भी आप बताएंगे कि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो आप हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, रिमूव हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक हेनरी थे, हेनरी ने गैसों की सॉल्युबिलिटी को समझाने के लिए एक रूल दिया था जिसे हम हेनरी रूल कहते हैं, उसी को हम लोग पढ़ेंगे, तो ये समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में लिख लिया करो, ठीक है। तो बेटा ध्यान दो, हेनरी लॉ हम लोग पढ़ते हैं। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ जनरली ये बताता है कि इसमें समझो, पहले समझ लो, ये रूल ये कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इस बात को हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी गैस लिक्विड में सॉल्युबल होगी वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, ये हेनरी बताने की कोशिश कर रहे हैं और वही इस रूल में बताया गया है। ध्यान दीजिए कि हम एक कंटेनर ले लेते हैं, ये एक कंटेनर हमारे पास है, इस पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन, इसके अंदर बेटा एक ये लिक्विड है, लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड है इसके अंदर, ये इसमें लिक्विड है, ठीक है। अब क्या है, यहां पर एक गैस प्रेजेंट है, ये गैस, तो गैस क्या करती है, गैस एक अंदर से भी प्रेशर अप्लाई करेगी पिस्टन पर और इस सरफेस पर भी अप्लाई करेगी। अब एक इसके ऊपर से प्रेशर लग रहा है, तो इस पर सपोज दैट यहां पर एक और कंटेनर बना लेते हैं ऐसा ही, और यहां पर भी ये एक लगा देते हैं, ये लिक्विड है, ठीक है। अब यहां पर सपोज दैट ये एक वेट रखा है 2 kg का, ये 2 kg का एक वेट हमने रख दिया है यहां पर। अब 2 kg का ये वेट है, कितने kg का है, 2 kg का ये एक वेट हमने यहां पर रखा है, तो इसके ऊपर प्रेशर लगा हुआ है। यहां पर हमने ये 2 kg का एक वेट रखा है 2 kg का, और यहां पर हमने एक और वेट बढ़ा दिया है 5 kg का। तो 5 kg का जैसे वेट बढ़ाया तो इसके ऊपर का प्रेशर बढ़ गया, और जब प्रेशर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ने पर क्या हुआ कि यहां इसके अंदर जो गैस थी वो गैस इसके अंदर चली जाएगी और ये दब गई, यानी गैस इसमें जाकर डिसॉल्व हो गई। जब प्रेशर अप्लाई हुआ तो गैस इसके अंदर थी वो कंप्रेस हुई, और सरफेस के ऊपर लगने वाला यहाँ जो सरफेस पर प्रेशर लग रहा था वो बढ़ा और गैस इसके अंदर डिसॉल्व हो गई। मींस दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ द गैस। तो अगर हम गैस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है बेटा, टेम्परेचर हमेशा यहां पर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, और जिस मास में डिसॉल्व कर रहे हो उसका कांस्टेंट ये भी मान लो यूनिट। तो भाई तभी तो हम बता पाएंगे कि अगर ये यूनिट वॉल्यूम ऑफ in unit volume of the liquid solubility of gas is directly proportional to the pressure of gas, या हम कहते हैं amount of the gas dissolved in the unit volume of the liquid, amount of the gas dissolved in unit volume of the liquid is directly proportional to its pressure at the constant temperature। तो ये एक स्टेटमेंट था। अब हम स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे, फिर आप उसको लिख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, ये रूल समझ में आ गया होगा। अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, हेनरी रूल आपके सामने हमने लिख दिया है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ द गैस, अमाउंट ऑफ द गैस हमने क्या कहा था कि एक यूनिट वॉल्यूम है जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो गैस डिसॉल्व होगी वो पार्शियल प्रेशर, उसका जो अमाउंट है वो उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या लिखा है, लिखा है द अमाउंट ऑफ द गैस dissolved in unit volume of liquid is directly proportional
टू द प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर मान लेते हैं कि किसी भी गैस जो डिसॉल्व गैस है उसका मास W ग्राम है, मास ऑफ डिसॉल्व गैस W ग्राम है और प्रेशर ऑफ गैस P है, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P हो जाएगा। यहाँ पर W इज इक्वल टू लाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा जिसे KHP लिखेंगे। KH एक हेनरी कांस्टेंट है, ठीक है। ये रूल जो बनता है ये हेनरी रूल है। हेनरी रूल को एक और फॉर्म में लिखा जाता है इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के टर्म में ये कहा जाता है क्या कहा जाता है कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, पार्शियल प्रेशर गैस के द्वारा अप्लाई किया जाता है, प्रेशर ऑफ गैस जो गैस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो क्या लिखा है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज। जो वेपर फेज में कोई कंपोनेंट है या गैस है उसका जो प्रेशर लग रहा है तो वो यानी क्या है, पार्शियल। पहली बात, पार्शियल प्रेशर वही होता है जो किसी एक कंपोनेंट के द्वारा अप्लाई या गैस के द्वारा अप्लाई किया गया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां पर भी होगा, हमने लिखा नहीं, आप चाहे तो बढ़ा लेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमने क्या लिखा, P अगर पार्शियल प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X गैस, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द P इज इक्वल टू KHX। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। तो ये रूल जो है ये हेनरी रूल है। ये हेनरी रूल आप लिख लेंगे कॉपी पर और अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं इसको। तो बेटा ध्यान दो, अब हम हेनरी रूल के बारे में लिमिटेशन और उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताते हैं। लिमिटेशन एक ये है कि जैसे कोई लिक्विड के अंदर अगर गैस डिसॉल्व कर रहे हो तो प्रेशर इंक्रीज करना है, लेकिन बहुत हाई भी नहीं करना है। हाई करोगे प्रेशर तो जिस कंटेनर में स्टोर कर रहे हो वो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो पहली लिमिटेशन यही है, प्रेशर इज नॉट टू हाई। दूसरी बात यह है कि टेम्परेचर भी बहुत कम नहीं, कांस्टेंट रखना है, कम रखना है, लेकिन बहुत कम नहीं रखना है। तो टेम्परेचर इज नॉट टू लो। दूसरी है कि जिस लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व कर रहे हो उसके अंदर जाए गैस डिसोसिएट हो जाए, मतलब टूट जाए, डिकम्पोज हो जाए या एसोसिएट। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स द गैस डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन द लिक्विड मीन्स सोल्यूशन। सोल्यूशन जब बनेगा तो उसके अंदर। एप्लीकेशन की बात करते हैं तो जो गैस जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाई जाती हैं उनमें गैस की सॉल्बिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उन्हें हाई प्रेशर पर सील्ड किया जाता है ड्यू टू इंक्रीज द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अंडरस्टैंड? सो यही लिखा है, टू इंक्रीज द सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल्स आर सील्ड एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पर उनको सील किया जाता है। दूसरा यह है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 इन ब्लड ऑफ लंग्स इज बेस्ड ऑन द हेनरी रूल। तो हेनरी रूल के हिसाब से ही होते हैं। एक अब बात करते हैं कि जैसे ये आप सब लोग लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर लिख लेना। अब क्या करना है बेटा, याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक में हेनरी रूल के नीचे कुछ न्यूमेरिकल्स लगे हुए हैं एग्जाम्पलर क्वेश्चन में, उनको आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करिएगा। कोई दिक्कत होती है तो हम बताएंगे और इसके बाद हम आगे लिक्विड पढ़ाकर फिर इन दोनों के एक साथ न्यूमेरिकल्स कराएंगे, या इसके भी एक दो न्यूमेरिकल हम कल कराएंगे और फिर लिक्विड लेकर हेनरी रूल के बाद राउट रूल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बेटा।